नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में सफर करने वाले हैं जो 100 साल से भी ज्यादा समय से लोगों को प्रेरणा देती आ रही है। रविंद्रनाथ टैगोर की वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आइए मिलकर समझते हैं कि ये शब्द आज भी इतने पावरफुल क्यों हैं। जहां मन भय से रहित हो और मस्तक सम्मान से ऊंचा हो। ये लाइनें सुनते ही अंदर एक गहरी उम्मीद जागती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आदर्श दुनिया का नक्शा है। और इस एक लाइन में जो सोच है वो हमें पूरी कविता में बार बार देखने को मिलेगी। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम कवि को जानेंगे, फिर कविता की बनावट और उसके सफर को समझेंगे, उसकी एक एक लाइन में उतरेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिनकी कलम से ये अमर शब्द निकले, रविंद्रनाथ टैगोर, और उस दौर की जिसमें इस कविता ने जन्म लिया। देखिए, एक बात जो सबसे पहले समझनी जरूरी है वो ये कि ये कविता कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक प्रार्थना है। टैगोर यहाँ उस आज़ादी की बात कर रहे थे जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और बौद्धिक हो, यानी मन की आज़ादी। और टैगोर को सिर्फ एक कवि कहना नाइंसाफी होगी। वो एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे, एक कलाकार थे और एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ अपनी नाइटहुड की उपाधि तक लौटा दी थी। जरा सोचिए, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ऐसी कविता लिखना कितनी हिम्मत की बात रही होगी। तो ये तो हुई कवि की बात। अब आते हैं खुद कविता पर। इसका सफर भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक बंगाली प्रार्थना पूरी दुनिया का गीत बन गई। इस कविता का सफर भी सच कहूं तो अपने आप में एक कहानी है। शुरुआत हुई बंगाल में एक प्रार्थना के तौर पर, फिर टैगोर ने खुद इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और जब मशहूर कवि W.B. येट्स की नजर इस पर पड़ी तो बस इसने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना ली। इस कविता की जो बनावट है ना, वो कमाल की है। सोचिए, ये पूरी कविता असल में सिर्फ एक सेंटेंस है, एक लंबा बढ़ता हुआ वाक्य। हर जहां के साथ वो एक और शर्त, एक और उम्मीद जोड़ते जाते हैं, बिल्कुल एक फनल की तरह। और फिर आखिर में सारी उम्मीदें एक जोरदार प्रार्थना में आकर मिल जाती हैं। तो अब जब हम इसका स्ट्रक्चर समझ गए हैं तो चलिए इस कविता के दिल में उतरते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं कि टैगोर किस आज़ादी का सपना देख रहे थे। शुरुआत होती है दो सबसे जरूरी चीजों से, डर से आज़ादी और खुद की इज्जत। टैगोर के लिए असली आज़ादी बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। और इस आज़ादी की ताकत कहाँ से आएगी? ज्ञान से। ऐसा ज्ञान जो सबके लिए हो, बिना किसी रोक टोक के। संकीर्ण घरेलू दीवारें, क्या कमाल की लाइन है ना? यहाँ टैगोर उन सभी दीवारों की बात कर रहे हैं जो हमें बांटती हैं, चाहे वो जाति की हो, धर्म की या देश की। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे हैं जहाँ ये सारी दीवारें टूट चुकी हों। अगली लाइनों में बात होती है सच्चाई और लगातार कोशिश करते रहने की। और ये जो लाइन है ना, जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपनी बाहें फैलाता हो, मुझे ये बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे कोशिश खुद एक जिंदा चीज है जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए हाथ बढ़ा रही है। ये शायद इस कविता का सबसे दमदार मेटाफर है। तर्क को एक बहती हुई नदी कहा गया है और पुरानी दकियानूसी आदतों को एक रेगिस्तान की रेत। कितना सही है ना? टैगोर साफ साफ कह रहे हैं कि अंधी आस्था पर तर्क को चुनना होगा। और यहाँ आकर कविता एक मोड़ लेती है। जब वो तुम्हारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो सीधे एक ऊपर वाली ताकत से बात कर रहे हैं। ये मानना कि इंसानी कोशिशों को एक डिवाइन गाइडेंस की जरूरत है ताकि हम भटके नहीं और लगातार बेहतर होते रहें। और फिर आता है क्लाइमैक्स। अब तक जो शर्तें रखी जा रही थीं वो सब मिलकर एक सीधी दिल से निकली दुआ बन जाती हैं। स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे पिता, मेरे देश को जगाओ। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, ये एक पुकार है, अज्ञानता और गुलामी की नींद से देश को जगाने की पुकार। तो हमने कविता की एक एक लाइन को तो समझ लिया। अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं, वो थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस जो इस कविता को इतना खास बनाती हैं। टैगोर सिर्फ बड़े बड़े आइडियाज नहीं देते, वो उन्हें खूबसूरत भाषा में पिरोते भी हैं। जैसे हेड हेल्ड हाई में एक म्यूजिक है, या फिर मृत आदत की निराशाजनक रेगिस्तानी रेत जैसा पावरफुल मेटाफर। हर चीज कविता के असर को और गहरा करती है। एक और खास टेक्निक है जिसका नाम है एपोस्ट्रोफी। इसका मतलब है जब लेखक किसी ऐसी चीज या इंसान से बात करता है जो वहां मौजूद नहीं है,
जैसे जब टैगोर कहते हैं मेरे पिता, तो वो इस कविता को एक पर्सनल सीधी प्रार्थना बना देते हैं। तो अगर पूरी कविता का निचोड़ निकाला जाए तो ये 4 बड़े आइडियाज पर खड़ी है। पहला, सच्ची आजादी जो अंदर से आती है। दूसरा, इंटरनेशनलिज्म यानी दीवारों को तोड़ना। तीसरा, रैशनैलिटी यानी तर्क। और चौथा, डिग्निटी यानी आत्मसम्मान। और ये जो दीवारों को तोड़ने वाला आइडिया है ना, ये आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। आज जब दुनिया में राष्ट्रवाद और बंटवारे की इतनी बातें होती हैं, तब टैगोर की ये सोच एक दवा की तरह लगती है। और अब आखिरी सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कविता आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों लगती है? इसका जवाब ये है कि ये कविता सिर्फ भारत के लिए नहीं लिखी गई थी। ये अपनी जड़ों से बहुत आगे निकलकर एक यूनिवर्सल मैनिफेस्टो बन गई है, एक ऐसी दुनिया का ब्लूप्रिंट जहां डर और बंटवारे की जगह सच और तर्क हो। तो इसी सवाल के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। टैगोर ने अपनी प्रार्थना 1 सदी पहले लिखी थी। आज की दुनिया में हमारे लिए वो स्वतंत्रता का स्वर्ग कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना